क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि एनालिटिकल पैराग्राफ्स में मार्क्स कट सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि आजकल ना अलग अलग तरीके का डेटा देते हैं। किसी बुक में बार ग्राफ आता है, किसी एग्जाम में पाई चार्ट आता है, कभी कभी एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसको देख के तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना होता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम्हारे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं कितनी तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ्स होते हैं, कैसे परफेक्ट तरीके से उसमें से 5 में से 5 लिए जाए, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाले हैं, सब कुछ एक ही क्लास में बताने वाली हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन मिस्टेक से जो कॉमनली बच्चे बोर्ड एग्जाम में करके आते हैं। पहली मिस्टेक है बच्चा रॉन्ग फॉर्मेट। बच्चे पहली पैराग्राफ में सारा एनालिसिस कर देते हैं, कंक्लूजन भी उसी में डाल देते हैं, जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। दूसरा है लेस नंबर ऑफ एनालिटिकल पॉइंट्स। जो भी आपको डेटा दे रखा है उसमें जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सब कुछ आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में इंक्लूड करनी होती है। उसमें से एक आधा पॉइंट छोड़ दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। हमारे ना एनालिटिकल पैराग्राफ में सिर्फ 100 से 120 वर्ड्स अलाउड होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 130 वर्ड्स 135 वर्ड्स तक नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। चौथी गलती जो बच्चे करते हैं वो अपना पर्सनल ओपिनियन डाल देते हैं। जो भी तुम्हें डेटा दिया हुआ है उसी डेटा में से जो ओपिनियन निकल रहा है वही ओपिनियन तुम्हें वहां पे छाप के आना है। आई थिंक दैट, मुझे ऐसे लगता है, इस टाइप के सेंटेंसेस की कोई जगह नहीं होती है एनालिटिकल पैराग्राफ में, बल्कि तुम्हें ये सारी चीजें फॉलो करनी होती है। देखो, अगर फॉर्मेट की बात करें तो 3 पैराग्राफ में तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ को डिवाइड करना है। पहला पैराग्राफ होता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है तुम्हारा मेन बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन। अब यहाँ पे वो लिख के नहीं आना है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है, ये कंक्लूजन है, तो वैसे ही सबको पता होता है। चलो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तुम बताते हो कि डेटा किसके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये डेटा किस चीज पे है। मान लो इंटरनेट के यूसेज पे है, या कार्स की सेल्स पे है, या स्कूल में बच्चों के पढ़ाई पैटर्न पे, किसी भी चीज पे डेटा आ सकता है। वो डेटा का सिर्फ टाइटल, इंट्रोडक्शन तुम्हें बताना होता है अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। मोस्टली इसमें ना एग्जैक्टली वही लाइन लिख देते हो तुम जो क्वेश्चन में आती है। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये अच्छे से समझ आएगा। चलो, अगर मेन बॉडी की बात की जाए तो इसमें आती है तुम्हारी मेन एनालिसिस। जो भी तुम्हें डाटा दिया हुआ है उसके बारे में जो जो चीजें तुम्हें समझ आ रही है, जैसे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कोई ट्रेंड आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, वो सारी बातें तुम्हें इसमें डालनी है। तो इसमें सारा का सारा एनालिसिस तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए। कंक्लूजन के लिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कंक्लूजन में तुम्हें करना होता है बच्चा इन दोनों को मिक्स। तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि तुम्हें इंट्रोडक्शन के बारे में एनालिसिस करके क्या समझ आया। इसमें बेसिकली तुम्हें इंट्रोडक्शन और एनालिसिस को समराइज करके 2-3 सेंटेंसेस के अंदर पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ को कंक्लूड करके एक एंडिंग देनी होती है, और एंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब ये तो हो गई वो बात है जो 80% सीबीएसई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होती है। लेकिन तुम अगर अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में 4 चांद लगा के 5 में से 5 नंबर जेब में लेके घूमना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें ना एक सेंटेंस बताती हूँ, बस इस सेंटेंस को याद कर लो, तुम्हारा पैराग्राफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस है, संदीप और चंदन रात को कॉन्सर्ट से आए। इसमें संदीप का मतलब है बच्चा सही स्ट्रक्चर। एनालिटिकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। अब इसमें चंदन का मतलब है क्लैरिटी। तुम्हें बहुत ही क्लियर शब्दों में जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो डेटा में उसे लिख के आना है, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है। अब आते हैं रात। रात का मतलब है रेलिवेंसी, यानी कि जो भी तुम उसमें मैटर लिख रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसमें तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एग्जांपल्स नहीं होने चाहिए। जो डेटा तुम्हें दिख रहा है उसी डेटा से जो ऑब्जर्व हो रहा है वही तुम्हें रेलिवेंट तरीके से लिख के आना है। नाउ कॉन्सेप्ट का मतलब है कंसाइज। कंसाइज तरीके से लिख के आना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। किसी एक ही ट्रेंड में, मान लो कोई ग्राफ दिया है जिसमें सेक्स रेशियो तुम्हें दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का दिया हुआ है, तो उस ग्राफ में ऑलरेडी दिख रहा है कि भैया ये 5 जगहें हैं जहां पे सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। अब ये नहीं है कि उस एक सेंटेंस पे ही तुमने 4 नए सेंटेंसेस बना दिए, नहीं, बहुत कंसाइज तरीके से एक ट्रेंड के ऊपर एक सेंटेंस डाल के बस आना है कि वर्ड लिमिट हमारी फॉलो हो जाए। नाउ लास्ट इज बच्चा आय। आय का मतलब है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मान लो सोशल मीडिया पे कोई आ गया है एनालिटिकल पैराग्राफ, तो ये नहीं इंस्टाग्राम को इंस्टा लिख के आ गए हैं, स्नैप्स लिख के आ गए हैं, या अपनी कोई लिंगो यूज करके आ गए हैं, जेनजी लिंगो और जेन अल्फा लिंगो, नहीं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट फॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें लिख के आना है। मैं बताती हूँ कि किस किस तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ सीबीएसई तुम्हें दे सकता है। ब्रॉडली 2 ही तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है बच्चा डायग्राम बेस्ड, दूसरा तरीका होता है टेक्स्ट बेस्ड। ना डायग्राम बेस्ड ज्यादा आते हैं तुम्हारे पिछले 10 साल का अगर ट्रेंड देखोगे तो, लेकिन 1-2 बार ये भी आ चुके हैं, तो इनसे भी बच के रहना। अब डायग्राम में या तो हो सकता है कि तुम्हें बार ग्राफ दे दिया हो, या तो तुम्हें लाइन ग्राफ दे दिया हो। लाइन ग्राफ जानते हो ना, लाइन ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है, राइट। बार ग्राफ ये होता है ना, या तो पाई चार्ट दे दिया हो, पाई चार्ट भी आ सकता है, डेटा पाई चार्ट की फॉर्म में आ सकता है, या फिर टेबुलर डेटा दे दिया हो, 2 टेबल बना दिए, उन दोनों में डेटा दिया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो ये तो डायग्राम बेस्ड हो गए। नाउ टेक्स्ट बेस्ड में क्या होता है कि मान लो कोई पैराग्राफ ही उठ के दे दिया, हिस्ट्री की किताब का कोई पैराग्राफ दे दिया, तुम्हारे सिलेबस की नहीं, किसी भी हिस्ट्री बुक का, और बोल दिया भैया इसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ लो। या कोई एडवर्टीजमेंट दे दी, कोई पोस्टर दे दिया, कोई न्यूज आर्टिकल दे दिया, न्यूज आर्टिकल का कोई एक पैराग्राफ दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि किसी मैगजीन में कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ देना है, या कोई एनी अदर। अब एनी
एनी अदर के चांसेस बहुत कम है। जितनी तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ आए हैं पिछले 10 साल में वो सब मैंने कवर यहाँ पे कर ही लिए हैं और अब मैं इनके एग्जांपल्स भी कराने वाली हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज अच्छे से बताना चाहती हूँ बच्चा, जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। एनालिटिकल पैराग्राफ में तुम्हें 8 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगता है, बट तुम मैक्सिमम 10 मिनट भी ले सकते हो। देखो स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें पहले 1 मिनट लेना है और डेटा को एनालाइज करना है कि डेटा का ट्रेंड कहां जा रहा है। भैया बार ग्राफ है तो कौन सा बार ग्राफ ऊपर की तरफ है, कौन सा नीचे की तरफ है, लाइन ग्राफ है तो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। डेटा को ऑब्जर्व करने में 30-40 सेकंड्स ले लिए तुमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने में 10 सेकंड्स ले लिए, 10 सेकंड ले लिए ये सोचने में कि भैया हाँ एग्जैक्टली मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ। तो ओवरऑल 1 मिनट मैं तुम्हें दे रही हूँ डेटा को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 100 से 120 वर्ड्स ही लिखने हैं। 5 मिनट के अंदर आराम से एक एनालिटिकल पैराग्राफ कवर हो जाता है, लेकिन बिना रिवीजन के तुम्हें उसे सबमिट नहीं करना है। 2 मिनट फिर से लगाने हैं, उसे रिवाइज करना है, कोई एक आधा पॉइंट छूट गया है तो वहीं पे दोबारा से लिखना है और उसके बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि पेपर में ये सारी की सारी चीजें ना थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लेती हैं। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ, ये 3 पॉइंट को भी याद रखना जो मैं पीछे कवर कर चुकी हूँ, बट एक बार एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। जब भी तुम पैराग्राफ लिखते हो ना तो उसमें तुम एविडेंस बेस्ड लैंग्वेज का यूज करते हो। द डेटा सजेस्ट, द पैराग्राफ सजेस्ट, द ग्राफ सजेस्ट, या फिर द ग्राफ इंडिकेट्स, ऐसे इंडिकेट, सजेस्ट, शोज, इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करते हो। और इस टाइप की भाषा, पर्सनल ओपिनियन वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हो। आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ये सारी बातें इसमें नहीं आएंगी ना। स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो तुम्हारे लास्ट के 2 सेंटेंसेस होंगे ना वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उससे पूरा निचोड़ पता चल जाए तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ का और तुम्हारा एक भी नंबर कटने का कोई गुंजाइश ही ना रहे। सबसे पहले ना टेक्स्ट बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ देते हैं। बाय द वे दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी और पीडीएफ बना के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसको भी जरा यूज कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपनी शुभम पाठक मैम के लिए जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ क्लास 11 और 12 में भी इस पे आने वाला है। बट एनीवे चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीसेंट स्टडी शो करती है कि प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, स्कूल चिल्ड्रन में मोटापा जो है बढ़ता जा रहा है बहुत ही ज्यादा तरीके से। वो बच्चे जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कंज्यूम करते हैं, उनका स्लीप पैटर्न में भी बदलाव आने लग गए हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और इस सब की वजह से बच्चों में ओबेसिटी देखी जा रही है। दिस इज एन इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, बल्कि इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई है कि एक इमर्जिंग यानी आने वाले दिनों में एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अबव, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तुम्हें क्या क्या समझ आ रहा है कि किस चीज पे है, ओबेसिटी पे, और ओबेसिटी की किस ट्रेंड पे, राइजिंग ट्रेंड पे, और ओबेसिटी भी किस एज ग्रुप में, स्पेसिफिकली स्कूल चिल्ड्रन में यानी कि टीनेजर्स में। तो ये 3 बातें तुम्हारे इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि तो इससे पूरा का पूरा स्टेज सेट हो जाएगा कि डेटा किस चीज के ऊपर है और तुम्हारी मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स तुम डालने वाले हो। तो जब तुम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे, ओबेसिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तुमने बता दिया कि अलार्मिंग रेट है भैया, आगे आते आते पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी बनने वाला है। थोड़ी सी एविडेंस बेस्ड इसमें लैंग्वेज यूज करनी होती है, तो तुमने लिख दिया एक रीसेंट स्टडी रिवील करती है। यहां हो गई तुम्हारी एविडेंस बेस्ड लैंग्वेज, है ना। रीसेंट स्टडी रिवील करती है कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ये 3-4 कारणों की वजह से ये इशू बढ़ता जा रहा है और अगर हमने इसे एड्रेस नहीं किया तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब मेन बॉडी में क्या लिखोगे तुम कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे कौन सा खाना खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खा रहे हैं, जिसमें ज्यादा ग्लूकोज का, जल्दी ग्लूकोज का सर्ज होता है ब्लड में, है ना। On the primary, one of the primary reason for obesity is the consumption of high glycemic index food such as junk food. Additionally, modern lifestyle भी उनका ऐसा हो गया है कि उनका sleep pattern change हो गया है, वो ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने लग गए हैं, फोन पे ज्यादा चिपके रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, तो वो सब भी तुमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो ये सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे डेटा में दिया हुआ था, लेकिन तुमने उसे प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि तुम्हारा अच्छी खासी मेन बॉडी बन गई है। नाउ लास्ट में तुम्हें कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड कैसे करोगे कि भैया बच्चों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चों की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और स्कूल टीचर्स होते हैं। तो अगर स्कूल में और पेरेंट्स इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दे तो बच्चों में ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो तुमने वही चीज लिख दी, टू टैकल दिस ग्रोइंग कंसर्न स्कूल शुड इंट्रोड्यूस फिटनेस चैलेंजेस एंड अवेयरनेस कैंपेन बाय टेकिंग, और पेरेंट्स वाला भी पॉइंट है ना, हाँ, parents must also ensure a balanced routine for their children. By taking proactive measure we can secure a healthier future for the younger generation. अब ये चीजें तुम्हारे एनालिटिकल पैराग्राफ में नहीं दी थी, तुमने ओपिनियन लिखा है, अपना ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लिखा है जो सही ओपिनियन है सोसाइटी में, लेकिन तुमने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि आई थिंक दैट शुड बी डन। तुमने लिखा है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए फ्रॉम अ वेरी फॉर्मल पर्सपेक्टिव। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट डेटा। नाउ लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल बच्चा।
नाउ दिस एग्जांपल इज अ डायग्राम बेस्ड एग्जांपल। तुम्हें टेबल दिया हुआ है, टेबल में इस साइड एज ग्रुप है बच्चा, और यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्टिविटीज सबसे पहले दे रखी है न्यूज। तो तुम्हें दिख रहा है कि टीनेजर सबसे ज्यादा न्यूज कंज्यूम करते हैं, बट ओवरऑल सभी लोग न्यूज ज्यादा कंज्यूम करते हैं इंटरनेट पे। देन ऑनलाइन गेम्स, टीनेजर सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की, ऑनलाइन गेम्स खेलने की परसेंटेज जो है लोगों की कम होती जा रही है। डाउनलोड की बात करें तो टीनेजर सबसे ज्यादा डाउनलोड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लोगों की, डाउनलोड वो कम कर रहे हैं चीजें। प्रोडक्ट रिसर्च, किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है तो वो भी क्या है, टीनेजर्स नहीं करते हैं, लेकिन बाकी एज ग्रुप्स में तुम्हें दिख रहा है कि अच्छी खासी प्रोडक्ट रिसर्च हो रही है। बाइंग अ प्रोडक्ट, कुछ खरीदना है, तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो ऑब्वियसली टीनेजर थोड़ी कम ही कर पाएंगे, क्यों, उनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी। लेकिन जब जैसे जैसे लोग अर्न करते हैं वैसे वैसे लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं। फिर तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि 70+ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम करते हैं। तो ये सारे ट्रेंड तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है। सर्चिंग फॉर पीपल, किसी को देखना है भैया कि किसी इंसान की प्रोफाइल वगैरह सर्च करनी है, तो वो तुम्हें दिख रहा है कि टीनेजर्स बहुत ही कम करते हैं, बाकी जो अडल्ट हैं ठीक ठाक करते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो परसेंटेज कम ही है। अब इस डेटा को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इंट्रोडक्शन में तुम क्या डालोगे, दैट द डेटा इज अबाउट इंटरनेट यूसेज। लेकिन इंटरनेट यूसेज में क्या, वेरिंग इंटरनेट यूसेज बोल सकते हो तुम। वेरिंग क्यों, क्योंकि ये डेटा बदल रहा है अलग अलग एज ग्रुप के लिए। तो तुमने जब वो वेरिंग वर्ड डाल दिया वहां पे, तो क्या हो गया, इससे ही समझ आ गया कि इंटरनेट यूसेज कैसे अलग है सबका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा, है ना। सो इंट्रोडक्शन में सब कुछ डाल दिया। द टेबल हाईलाइट्स द वेरिंग इंटरनेट एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। इट शोज हाउ प्रेफरेंसेस चेंज, है ना। डेटा क्या दिखा रहा है कि कैसे कैसे प्रेफरेंस चेंज होती है, चाहे वो गेम के प्रति हो, चाहे डाउनलोड करने के प्रति हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति हो। जब लोगों की एज ग्रुप बदलता है तो उनकी चीजों की प्रेफरेंसेस भी बदल रही है इंटरनेट पे। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी में तुम्हें क्या डालनी है, वो परसेंटेज डालनी है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसे, एक एक सेंटेंस बनाओगे एक एक चीज के ऊपर। मैं बताती हूँ। टीन्स एंड यंग एडल्ट्स 20s डोमिनेट ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में तुमने टीनेजर का भी बता दिया, यंग एडल्ट का भी बता दिया। विद 81% ऑफ द टीन्स एंगेजिंग कंपेयर टू 32% ऑफ पीपल एज 70%। तो 70 साल से ऊपर के सिर्फ 32% लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में इंडल्ज कर रहे हैं, लेकिन 81% टीन्स जो है एंगेज कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। नाउ डाउनलोड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टीनेजर्स दिखाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास कम आ रहा है। यहाँ पे तुमने हर चीज का डेटा नहीं दिया, लेकिन तुमने एक छोटे से सेंटेंस के साथ ही पूरा बता दिया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भैया लोग डाउनलोड कम करते हैं चीजें। ना ऑनलाइन शॉपिंग और न्यूज तुम्हें कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाया है सारे एज ग्रुप्स के अंदर, तो तुमने उसका एक सेंटेंस डाल दिया, ऑनलाइन शॉपिंग एंड न्यूज आर कॉमन प्रैक्टिसेस फॉर पीपल अबव 19। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, पूरा डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम इसमें आगे क्या बताओगे, कंक्लूजन में क्या बताओगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है हमें, है ना, किसी भी एज ग्रुप में। तो हम कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे, हम बस वही बता रहे हैं कि जो डेटा था हमारा वो वेरिंग डिग्री का था। तो तुमने कंक्लूजन कैसे बताया कि डेटा सजेस्ट दैट यंगर पीपल यूज द इंटरनेट मोर फॉर फन। जो यंग लोग हैं वो ज्यादातर फन, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेम्स के लिए यूज करते हैं, वाइल ओल्डर लोग जो है रिसर्च करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, न्यूज के लिए करते हैं। सो दिस डेटा सजेस्ट और शोज हाउ इंटरनेट हैबिट्स चेंज विद द एज। बस यही तुमने कंक्लूजन में डाल दिया। 2 लाइन का तुम्हारा इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का तुम्हारा कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट इज बच्चा अ लाइन ग्राफ। नाउ यूजुअली बच्चों को ये देख के ही डर लग जाता है, पर इसमें कोई डरने की बात नहीं। अगेन दिस इज अ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, सारे ही वही करवा रही हूं मैं। यहाँ पे तुम्हें देखो क्या डेटा दिया हुआ है भाई, देयर इज नो ग्रेटर लव देन द लव फॉर फूड। खाने का डेटा दिया हुआ है भैया, खाने का डेटा 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, अलग अलग 5-5 साल का डेटा दिया हुआ है, 5-5 साल के गैप का। टीनेजर्स की ईटिंग हैबिट्स दिखाई है। पहले अगर तुम देखोगे तो टीनेजर्स 2000 तक बहुत कम पिज्जा खाते थे, उसके बाद से पिज्जा खाना एकदम से बढ़ गया और अब जो है स्टेबलाइज हो गया है। होम कुक्ड फूड की अगर बात करो तो बच्चे पहले होम कुक्ड फूड ठीक ठाक अमाउंट में खाते थे, फिर वो गिरा, फिर थोड़े दिन के लिए बढ़ा, फिर अब तो शार्पली गिर गया है। यानी कि बच्चे ज्यादा क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। अब अगर बर्गर्स एंड फ्राइज, अगेन जंक फूड ही हो गया ना, अभी बर्गर एंड फ्राइज की बात करो तो वो बढ़ता ही गया, अब जाके स्टेबलाइज हो गया है। स्टेबलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि कम हो गया है, स्टेबलाइज होने का मतलब इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स बच्चों की दिख रही हैं, तो तुमने पहले इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि ये जो ग्राफ है ये शो करता है। बच्चा अगर टेबल होता तो टेबल वर्ड यूज करोगे, ग्राफ है तो ग्राफ वर्ड यूज करोगे, है ना। ग्राफ ये सजेस्ट करता है कि टीनेजर्स की जो ईटिंग हैबिट है वो बदलती रही है ओवर द टाइम, फोकसिंग ऑन 3 चीजों पे फोकस कर रहा है ग्राफ, पिज्जा, होम कुक्ड फूड एंड बर्गर्स एंड फ्राइज फ्रॉम 1995 टू 2000। सब कुछ मेंशन हो गया तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कि डेटा कब का है, किसके बारे में है, कौन सी चीजों के ऊपर है ना। दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन। फिर तुमने लिखा कि जो पिज्जा की कंजम्पशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर गई और तब से हाई ही है। बर्गर्स और फ्राइज ने भी सिमिलरली ट्रेंड फॉलो किया
और शार्पली बढ़ गई। अगर होम कुक्ड फूड की बात करें तो उसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग टेंडेंसी का रहा है, तो तुमने वो भी मेंशन कर दिया है ना कि सबसे ज्यादा बच्चे जो खा रहे हैं वो बर्गर और पिज्जा और फ्राइज ही खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड कोई नहीं खा रहा है। तो यही तुमने कंक्लूड कैसे करोगे? टीनेजर्स नाउ प्रेफर फास्ट फूड ओवर होम कुक्ड मील्स, शोइंग अ शिफ्ट इन द ईटिंग हैबिट्स। दिस कुड बी ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल, कन्वीनियंस की भी बात हो गई है, खाना जब चाहिए तब मिल जाता है, होम डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता था पहले, राइट। एंड फूड प्रेफरेंसेस, लोग जो देखते हैं मूवी शोज वगैरह वही खाना पसंद करते हैं, है ना, कूल फूड खाना पसंद करते हैं। तो उसे तुमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा पर एक सेंटेंस में स्ट्रांगली तुमने कंक्लूड कर दिया ना बच्चा। विद दिस हमने पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ डिकोड कर लिया है। एक होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूं जिसका आंसर तुम्हें पीडीएफ जो मैंने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मिल जाएगा। ये पाई चार्ट पहले खुद से इसका एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के देखना, हूबहू मेरे एनालिटिकल पैराग्राफ जैसा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कवर्ड होने चाहिए जो मेरे मॉडल आंसर में है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगला वीडियो किस पे चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।